अब हम इसमें देखते हैं कि देयर इज़ अनदर क्रॉस जिसमें हमारा जो होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में क्रॉस हुआ है। और इसमें अगर आप क्रॉस में देखेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा कि इस क्रॉस में जब हम किसी भी रिसेसिव के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमें जब भी F1 जनरेशन में हमेशा रिसेसिव करैक्टर ही मिलेंगे, जबकि F2 जनरेशन में जब हम उसका क्रॉस डोमिनेंट करैक्टर से कराएंगे तो हमें क्या होगा कि 50% तो फ्लावर्स मिलेंगे डोमिनेंट करैक्टर के और 50% मिलेंगे रिसेसिव करैक्टर के। इन्हीं क्रॉसेस के, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बेस पे जो हमारा मेंडल है, मेंडल गिव्स अ प्रिंसिपल्स of or laws of inheritance, or there are two laws are based on the monohybrid cross. They are law of dominance and law of segregation. First of all, we are going to discuss about the law of dominance. Dominance means जहाँ पर प्रभाव रहे, यानी डोमिनेंट करेक्टर का इफेक्ट रहे। इसमें हम देखते हैं कि करेक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं जिनको फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों ही पेयर्स में ही होंगे, आइदर वो होमोजाइगस हों एक से या हेट्रोजाइगस अलग अलग हों, लेकिन वो हमेशा पेयर में होंगे। और हमेशा अगर जो डिसिमिलर फैक्टर है, तो डिसिमिलर फैक्टर मीन्स यानी डिसिमिलर जो हमारे फैक्टर्स अगर होंगे तो उसमें वन इज़ डोमिनेंट एंड अनदर इज़ रिसेसिव, जबकि सिमिलर में आइदर अ डोमिनेंट आइदर अ रिसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है कि एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल करेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल F1 करेक्टर ही अपने को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जो हमारा अगर हम क्रॉस कराते हैं बिटवीन द डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर्स, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, then we get only the character which are going to be dominant, और वो केवल डोमिनेंट करेक्टर ही हमें F1 जनरेशन में मिलेगा, जबकि इन F2 जनरेशन वी गेट बोथ डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव। सेकेंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स अलग अलग हो जाना। इस लॉ के अकॉर्डिंग एलील्स वो यूनिट्स होती हैं जीन्स की जो हमारे करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाती हैं। तो एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द करेक्टर्स आर रिकवर्ड इन एज सच इन द F2 जनरेशन, यानी जो हमारे एलील्स हैं इनमें कोई ब्लेंडिंग है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, और जो करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे F2 जनरेशन में रिकवर होते हैं, जबकि वो F1 जनरेशन में दिखाई नहीं पड़ते। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ द लॉ वेयर ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन द करेक्टर शुड बी आइदर होमोजाइगस और आइदर हेट्रोजाइगस, दे आर गोइंग टू बी सेपरेटेड and only one character should be appear in the F1 generation which is dominant, whereas in F2 generation both the character either dominant or a recessive are present. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा मेंडल ने दिया, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन के दौरान द फैक्टर और एलील्स ऑफ ए पेयर, यानी जो पेयर हैं टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सेग्रीगेट होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और गैमीट में केवल एक पहुंचता है, आइदर अ डोमिनेंट आइदर अ रिसेसिव। अगर वो हेट्रोजाइगस है और अगर होमोजाइगस है तो वो या तो डोमिनेंट पहुंचेगा या रिसेसिव पहुंचेगा। इस तरीके से, और जो पेरेंट्स हैं वो जब फिर कंबाइन करते हैं गैमीट्स, तो उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो फिर से 2x हो जाते हैं, और 2x होने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा मेंटेन रहते हैं इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज़। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स वो डोमिनेंस जिसमें कंप्लीटली डोमिनेंस करेक्टर इन F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट करेक्टर आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें यह होता है कि कई बार जो F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप मिलते हैं, दे डू नॉट रिजेंबल विद द एनी पेरेंट आइदर अ डोमिनेंट और अ रिसेसिव,
लेकिन ये इन दोनों के बीच का इन बिटवीन होते हैं। जैसे आपका जो फ्लावर्स हैं जिसमें स्नैपड्रैगन है, इसमें अगर हम क्रॉस को एग्जामिन करें, इसका गुड एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो हम देखते हैं कि अगर हम इसके रेड कलर फ्लावर यानी कैपिटल आर और वाइट कलर फ्लावर इस मीन्स स्मॉल आर, इनके बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसको मैंने सेपरेट वीडियो में भी डाल रखा है। इसमें जो गैमीट्स में कैपिटल आर पहुंचेगा केवल, और जो कैपिटल आर से, और गैमीट्स में स्मॉल आर से पहुंचेगा केवल स्मॉल आर। जब इनको हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू मेंडल हमें मिलना चाहिए डोमिनेंट करेक्टर, और डोमिनेंट करेक्टर यहाँ पर रेड है, लेकिन हमें मिलता क्या है, दोनों का मिक्सचर पिंक। और पिंक मिलने के बाद जब इनके बीच में हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो हमें F2 जनरेशन में जो कंडीशन मिलती है वो कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि जिसमें हमारे पास एक प्योर रेड होता है, दो पिंक होते हैं और एक प्योर वाइट होता है। दैट मीन्स हेयर फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, whereas genotypic ratio is always in a monohybrid cross, that is 1:2:1। तो यहाँ पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एक हो गया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंडल की जो हमें थ्योरी दी थी उन्होंने कि हमें F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट करेक्टर ही मिलेगा, वो कहीं ना कहीं बेंड हो जाती है या कहीं ना कहीं उसमें चेंज आ जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारा मेंडल्स लॉ हैं जो उन्होंने दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेविएट होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इसके हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखें कि एक जीन है जो एक इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर एंजाइम, क्योंकि सारी जो बॉडी में हमारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, करेक्टर्स हैं, दे ऑल आर डिपेंड अपॉन द जीन्स। इफ द जीन इज फंक्शनल दैट करेक्टर शुड बी अपीयर, इफ जीन इज नॉन फंक्शनल देन दैट करेक्टर शुड नॉट बी अपीयर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर वहाँ पे उस जीन की 2 कापीज़ हम ले लेते हैं तो क्या होगा कि अगर हमारे पास नॉर्मल एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा, दैट मीन्स जीन इज़ फंक्शनल, और अगर वो जीन नॉन फंक्शनल हो गया या उसका फंक्शन में कहीं कोई चेंज आ गया, दैट मीन्स वो फिर एंजाइम को सिक्रेट, उस पर्टिकुलर एंजाइम को सिक्रेट नहीं करेगा। इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस करेक्टर है वो कहीं ना कहीं हमारे मेंडल्स के लॉ में वेरिएशन को शो करता है। दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोडोमिनेंस मीन्स वहाँ पर 2 डोमिनेंट करेक्टर आ जाएं, यानी F1 जनरेशन में जनरली अकॉर्डिंग टू मेंडल हमें वी गेट 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव, बट ऑलवेज देयर इज इफेक्ट ऑफ ओनली डोमिनेंट करेक्टर, जबकि यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही डोमिनेंट हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं कि F1 जनरेशन में जो 2 पेरेंट्स हैं उनके बीच में जो हमारा डोमिनेंस हुआ और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनके बीच का करेक्टर अपीयर हो जाए, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस के बीच का करेक्टर हो, दैट इज़ कॉल्ड को डोमिनेंस। और यहाँ पर जो F1 जनरेशन है उसमें जो आपका ऑफ स्प्रिंग्स हमें मिलेंगे वो दोनों ही पेरेंट्स से मैच करते हैं, और इसमें जो हमारा कभी ज़्यादातर हमारा ये होता है कि F1 जनरेशन में जो हमारे ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो किसी एक पेरेंट से कम्प्लीटली मैच करते हैं, दोनों से नहीं, यहाँ पर दोनों से ही मैच कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप ABO। इसको जो आपका कंट्रोल करने वाला एक जीन है दैट इज़ आई, और ये आई जीन जो है ये एक पर्टिकुलर शुगर पॉलीमर्स है उनको प्रोड्यूस करता है, और उसका कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल हमारे बॉडी में करता है। अगर हम इसको आई और ऊपर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड ग्रुप ए को। आई ऊपर हम पावर में अगर बी लगा देते हैं, दैट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड ग्रुप बी को। और आई ए और आई बी है, दोनों एक साथ हैं, तो वो कहीं ना कहीं ब्लड ग्रुप ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन स्मॉल आई जो उस शुगर का सिक्रीशन या प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कंट्रोल नहीं करता है, उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप ओ को। तो यहाँ पर अगर हम एक क्रॉस बनाए, इसका मैंने अलग से एक सेपरेट क्रॉस का वीडियो डाल रखा है, अगर उसमें हम देखें कि आई ए और आई बी ये दोनों ही डोमिनेंट करेक्टर हैं,
किसके ऊपर, स्मॉल आई के ऊपर। अगर यहाँ पर हम स्मॉल आई को हटा दें और कैपिटल आई पावर ए और कैपिटल आई पावर बी के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें दोनों ही पेरेंट से मैच करता हुआ ब्लड ग्रुप ए बी मिलता है, आई ए आई बी। जबकि इसको हम जब क्रॉस कराते हैं तो हमें ब्लड ग्रुप ए भी मिलता है, ब्लड ग्रुप बी भी मिलता है और ब्लड ग्रुप ए बी के 2 करेक्टर्स मिलते हैं। यानी यहाँ पर भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो फिर 1:2:1 और 1:2:1 यानी सेम रहता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो मेंडल का जो रूल्स थे उसमें बेंडिंग हो गई। अब यहाँ पर आप एक चार्ट है, चार्ट में देख सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ को रिप्रेजेंट करने वाले पर्टिकुलर जीन्स कौन से हैं। अगर आई कैपिटल आई बी पावर में और स्मॉल आई होगा तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होगा, यानी वो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों ही स्मॉल आई होंगे तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। और यहाँ पर जो अगर उसमें ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला आई ए जीन स्मॉल आई के साथ में होगा तो ब्लड ग्रुप ए रिप्रेजेंट करेगा, और ब्लड ग्रुप आई आई होगा तो ब्लड ग्रुप ओ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आई हमेशा रिसेसिव रहता है, स्मॉल आई, जबकि कैपिटल आई जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो मल्टीपल एलील्स के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका जो एक मल्टीपल एलील्स का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर जीन्स जो हैं वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करें या उनके ऊपर इफ़ेक्ट डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप देख सकते हैं कि 2 एलील्स हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये स्टार्च की सिंथेसिस को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करते हैं। ये होमोजाइगस हैं अगर कैपिटल बी और जो स्मॉल बी और स्मॉल बी दोनों ही होमोजाइगस हैं। अगर यहाँ पर कैपिटल बी होगा तो वो हमारे स्टार्च ग्रेन जो हैं वो ग्रेन्स में स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा होगा, और स्मॉल बी होगा तो वो कहीं ना कहीं स्टार्च का कंटेंट जो है वो सीड्स के अंदर कम होगा। इसी तरीके से अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टार्च का कंटेंट है वो कैपिटल बी और स्मॉल बी के बीच का यानी मीडियम कंटेंट होगा। तो इस तरीके से जो डोमिनेंस है वो एक ऑटोनॉमस फीचर है, और इसका हम जब प्रोडक्ट देखते हैं तब हमें पता चलता है कौन सी चीज़ डोमिनेंट है, कौन सी चीज़ इनडोमिनेंट है या रिसेसिव। अब हम बात करते हैं, दूसरी हेडिंग है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, यानी यहाँ पर 2 जीन्स अलग अलग करेक्टर्स, यानी यहाँ पर हम 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को एक साथ लेकर के चलेंगे। वैसे मैंने जो पहले किया है तो उसमें कैपिटल टी यानी टॉल एंड ड्वार्फ ही केवल करेक्टर है, या वायलेट एंड वाइट ही है, या रेड एंड वाइट ही है। यहाँ पर हम 2 करेक्टर्स जैसे राउंड एंड येलो, तो 2 करेक्टर्स हो गए। राउंड और रिंकल्ड को रिप्रेजेंट करने वाला अलग जीन हो गया, और येलो और ग्रीन को रिप्रेजेंट करने वाला जीन अलग हो गया। तो यहाँ पर फिर से हम पी प्लांट में अगर हम 2 करेक्टर्स को एक साथ लेकर चलते हैं तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, और इसमें हम 2 लेते हैं करेक्टर्स। एक होता है राउंड सीड, रिंकल्ड सीड, येलो कलर और ग्रीन कलर। यहाँ पर राउंड और येलो जो है वो डोमिनेंट है, इसको हमेशा हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा जो है वो रिंकल्ड यानी हम उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर येलो कलर जो है डोमिनेंट ग्रीन के ऊपर है, और राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट है रिंकल्ड के ऊपर। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो राउंड को कैपिटल आर राउंड हो गया, स्मॉल आर हमारा जो रिंकल्ड हो गया, कैपिटल वाई हमारा हो गया येलो कलर, और स्मॉल वाई हो गया हमारा ग्रीन कलर। और इस करेक्टर्स को लेकर के इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे। F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में जो हमें मिलेंगे करेक्टर्स उनको हम एग्जामिन करेंगे। तो एग्जामिन करने पर जो हमारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो मिलता था फिनोटिपिक 3:1, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें केवल 4 का नाम F2 जनरेशन में करेक्टर्स मिलते थे, 2 मिक्स मिलते थे, एक प्योर और 2 डोमिनेंट, एक प्योर रिसेसिव। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें करेक्टर्स अलग मिलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी यहाँ पर ज़्यादा होंगे। अब अगर इनके बीच में हम अगर देखते हैं कि पेरेंटल जनरेशन राउंड एंड येलो कैपिटल आर
कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, जब इनके बीच में गैमीट फॉर्मेशन होता है तो कैपिटल आर में से एक आर आएगा, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन में केवल एक ही एलील पहुंचता है, और कैपिटल वाई में से एक पहुंचेगा तो होगा कैपिटल वाई। इसी तरीके से रिंकल्ड ग्रीन में से एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई आएगा, तो ये हो गया रिंकल्ड ग्रीन। जब इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में मिलता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेकिन इसको हम अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, ये एक मिक्स करैक्टर है जिसमें राउंड रिंकल्ड और आपका येलो ग्रीन दोनों ही हैं, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट करैक्टर ही शो होगा, यानी राउंड एंड येलो ही शो होगा। तो F1 जनरेशन में जो जनरेशन मुझे मिले, जो आपका करैक्टर्स मिलेंगे वो राउंड एंड येलो के मिलेंगे। इसके बाद हम जब इसको F2 जनरेशन में क्रॉस बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 16 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे डिफरेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को हम पॉसिबल गैमेट्स बना लेते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स हैं। अब अगर हम इनको बनाते हैं तो सबसे पहले इस चेकर बोर्ड को केवल समझने की ज़रूरत है, याद करने या रटने की ज़रूरत नहीं। इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी डाल रखा है। इसमें आप देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों को हमने कैपिटल कर दिया और लास्ट में हमने दोनों को स्मॉल कर दिया एक तरफ। दूसरी तरफ हमने पहले को स्मॉल दूसरे को कैपिटल, और तीसरे में पहले को कैपिटल दूसरे को स्मॉल। तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस आ गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही सीरीज़ हम दूसरी तरफ भी लिख लेंगे और हम 16 कॉलम का एक पुनेट स्क्वायर बना लेंगे और इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हुए हम इनको लिखते चले जाएंगे। तो जब हम इनको काउंट डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें F2 जनरेशन में हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस आए हैं वो कॉम्बिनेशन इस तरीके के हैं कि राउंड एंड येलो फिनोटिपिक, नॉट अकॉर्डिंग टू जीनोटिपिक, राउंड एंड येलो जो फिनोटिपिक यानी जिनमें कोई ना कोई एक डोमिनेंट आर और वाई है, उसके कॉम्बिनेशंस आते हैं, वो 9 हैं। आप देखेंगे इस कलर्ड पिक्चर में आपको 9 काउंट हो रहे होंगे। दूसरा राउंड ग्रीन, जिसमें कहीं ना कहीं जो आपका कैपिटल आर तो मौजूद है लेकिन स्मॉल आर भी मौजूद, आपका जो स्मॉल वाई भी मौजूद है, और वो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आते हैं वो 3 आते हैं। रिंकल्ड यानी दोनों स्मॉल आर मौजूद जहाँ पर हैं वो रिंकल्ड हो गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक कैपिटल वाई मौजूद है, वो रिंकल्ड येलो हो गए, वो 3 हैं। और टोटल जो रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है वो हमें 1 मिलते हैं। तो 9:3:3:1 का रेशियो मिलता है हमें फिनोटिपिक रेशियो। जबकि इसमें जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो है वो चेंज हो जाता है। अगर हम जीन्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें 1:2:2:4:1, 1:1:2:1:2। टोटल हम अगर देखें तो सारों का 16 आना चाहिए। अगर 16 आता है दैट मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और इस जो डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखा है, उसमें आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। इस जो डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, इसके बेसिस पर जो थर्ड लॉ मेंडल का आया वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 2 जीन इनहेरिटेंस का हमारा जो आपका लॉ है, इसमें जो हमने क्रॉस दिया, इस क्रॉस को अगर हम बहुत माइन्यूटली एग्जामिन करें तो हम देखते हैं कि हमारा फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1 होता है, जिसमें जो 9 हैं वो हमारे हैं राउंड एंड येलो, 3 हैं येलो ग्रीन, 3 हैं रिंकल्ड येलो और 3 हैं रिंकल्ड ग्रीन। तो अगर हम इस रेशियो को देखते हैं जो डाईहाइब्रिड क्रॉस जो प्लांट में किया गया है पी प्लांट में, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेंडल्स लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ कहता है कि जब 2 पेयर ट्रेट्स के कंबाइन किए जाते हैं किसी में हाइब्रिड में, हाइब्रिड मीन्स 2 अलग अलग हेट्रोजाइगस हों जहाँ पर डोमिनेंट भी हो और रिसेसिव भी हो,
वो सेग्रीगेट होकर के एक पेयर जो कैरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरे पे, यानी राउंड एंड येलो इंडिपेंडेंट है। अगर कैपिटल में कोई भी अल्फ़ाबेट आर या वाई रिप्रेजेंट कर रहा है या वहाँ पे है उसमें, तो वो आपको हमेशा राउंड एंड येलो का कैरेक्टर ही देगा। इसका रिंकल्ड और ग्रीन से कोई मतलब नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होता है। और यहाँ पर पुनेट स्क्वायर का मैक्सिमम यूज़ करा गया है, क्योंकि अगर हम पेयर्स के कैरेक्टर्स को या पेयर ऑफ जीन्स को देखें तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन हमेशा मियोसिस होती है, और मियोसिस में जो हमारे जीन्स हैं पेयर से अलग हो जाते हैं और सिंगल जीन हमारे गैमेट्स में जाते हैं। तो इस बेस पे हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, और वहाँ पर अगर आप उस का नाम है डाईहाइब्रिड क्रॉस को बहुत माइन्यूटली एग्जामिन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 25 टाइप के, यानी 4 टाइप के गैमीट पेयर्स होते हैं। इन 4 में जो भी कंबाइन करते हैं वो कैरेक्टर्स अपने अपने अपीयर करते हैं उस पर्टिकुलर बॉडी में, और वो उनकी रिप्रेजेंटेशन पे होता है। अगर कैपिटल में दोनों हैं तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, यानी वो कहीं हेट्रोजाइगस है, तो वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। जबकि दोनों ही अगर स्मॉल में हैं तो वो कहीं ना कहीं रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे।